मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख तो जरा क्या रंग है मेरा तेरे आगे। नमस्कार दोस्तों, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। यह लाइन उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी मेहनत के दौर में पिछड़ रहे हैं, घबरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो भी बड़े एग्जामिनेशन हैं उनमें अंतिम मेरिट तक कैसे पहुंचा जाए, चाहे वो बिहार एसआई के हों, बीपीएससी के हों, रेलवे के हों या फिर जो भी बड़े एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया भर में हो। तो उनके लिए बस यही कहना है कि भले ही आप घबरा रहे हैं अभी, लेकिन ये सोचें कि जब आप फाइनली सेलेक्टेड हो जाएंगे उस वक्त जो आपके चेहरे की खुशी होगी, अभी के मेहनत के लिए वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। और वही सोचकर तैयारी करें, आप में जो भी कमी है फिर से आप अपने पटरी पर आ जाइएगा। आज आप लोगों के सामने हम एनसीईआरटी सार संग्रह के साथ उपस्थित हैं। बहुत ही शानदार बुक है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पर इस बुक की प्रामाणिकता कई बार साबित हो चुकी है। और इस बुक के आज हम इंडियन पॉलिटी सेक्शन को देखने वाले हैं। पूरा ये मास्टर वीडियो होगा, यानी आगामी जो 3-4 बड़े एग्जामिनेशन है जिसमें कि बिहार दरोगा 2213 मेंस एग्जामिनेशन है, सरसरी बीपीएससी पीटी है, सीडीपीओ पीटी है, रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी है, इन सारे एग्जामिनेशन के लिए या फिर यूपी के पुलिस के जो भी भर्तियां हैं और उसके बाद झारखंड का, सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और बिहार एसआई वाले कैंडिडेट, बीपीएससी वाले कैंडिडेट तो इसको कंठस्थ कर ही ले, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके मेरिट के निर्धारण में। तो चलिए बिना वक्त के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपको भारतीय राज व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैसे हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। आपको पता है कि जो 1757 का प्लासी युद्ध हुआ, फिर आपको बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का नींव पड़ गया था। तो उन्होंने खुद को रेगुलेट करने के लिए कंपनी के अधीन जो भी था उसको कई सारे लॉज लाए, ठीक है ना। तो उसी में जो पहला लॉज था आप देख ले सकते हैं, क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, ठीक है ना। ये सब के सब इधर देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा था और ये इधर ब्रिटिश इंडिया के क्राउन के अंतर्गत था, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, उसके कुछ प्रावधान थे, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1784 आया, चार्टर्ड एक्ट 1793 आया, फिर चार्टर अधिनियम 1813 आया, फिर चार्टर अधिनियम 1833 आया और चार्टर अधिनियम 1835 आया, 53 आया, ठीक है। तो कंपनी के अधीन देख लीजिए कितने आए थे, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 अधिनियम जो है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आया था। और फिर 1857 में आपको क्रांति होती है और उसके बाद सारा जो चीज़ है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है। तो उसके बाद 1858 का जो अधिनियम आया था, अभी इसको देख लीजिए। फिर हर एक अधिनियम का जो कुछ कुछ विशेषता है यहाँ पे, चूंकि एनसीईआरटी पर बेस्ड है और एनसीईआरटी का जो बुक है ये आपको लगभग 7वां से लेकर के आपको 12वीं तक के जितने भी मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ है सबका यहाँ पे कलेक्शन है, ठीक है ना। तो उसको भी हम देखते चलेंगे। तो उसके बाद भारत परिषद अधिनियम आया, 1861 आया, भारत परिषद अधिनियम 1892 आया, भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था, इसको मॉन्टे कार्लो कहते हैं आप लोग। उसके बाद फिर 1919 आया था भारत शासन अधिनियम, और अंत में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। और इसी में से बहुत सारी चीज़ों को भारतीय संविधान में अपना लिया गया था और फाइनली आपको भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं, ठीक है ना, और हर एक का अपना महत्व है। तो आइए शुरू से एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देख लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में की गई थी। और ये कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था, चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। ये जो आया था मतलब कि कब आया था, तो विलियम बेंटिंग थे उसी के समय ये आया था और भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। भारतीय विधान परिषद के बजट का ध्वस्त करने का शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्राप्त हुआ था। और केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदन, मतलब कि आपको जो बाइकैमेरिकल बनाया गया था वो किसके तहत बनाया गया था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना। केंद्रीय विधानमंडल को, यानी कि राज्यों की बात की जा रही है और यहीं पे राज्यों में जो है द्वैध शासन की बात की जा रही है, ठीक है ना। बेसिकली इनडायरेक्टली यही बोल रहा है यहाँ पे। और है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम के तहत जो है प्राप्त हुआ था। आपको पता है कि अनुच्छेद 123 के तहत इसको प्राप्त किया गया था, अभी जो वर्तमान में है। लेकिन बेसिकली सबसे फर्स्ट टाइम ये कब आया था, तो ये आया था भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, ठीक है ना। और उसी को यहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो 1935 के द्वारा। यदि राज्य में पूछेगा तो 1919 के द्वारा और केंद्र पूछेगा तो 1935 के द्वारा। ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, भारत शासन अधिनियम 1935। यहीं पर आपको जो सेंट्रल जो है ना, मतलब फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई थी, 1935 के अधिनियम में बात की गई थी, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष जो है 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो 7 सदस्यीय कमेटी थी वो आई थी, ठीक है ना। अब देखते हैं और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि
अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत संसद अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है, ठीक है ना। आपको पता है ना, केंद्र की कुछ शक्तियां हैं, कुछ राज्य की शक्तियां हैं, साथ ही अनुसूची में केंद्र राज्य सूची और कुछ संवर्ती सूची है, तो उसका प्रावधान जो है 1935 में ही था, ठीक है ना। यहाँ पे आपको केंद्र और राज्य की शक्ति की बात की जा रही है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। इसको आप अच्छे समझिए। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। निर्वाचित संविधान सभा का आपको पता है ना कि फिर 10-10 लाख की आबादी पर संविधान सभा का निर्वाचन होता है, तो वो क्रिप्स मिशन के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है ना। और भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो मतलब संविधान सभा का गठन हुआ था वो निर्वाचित संविधान सभा का गठन, वो मतलब फॉर्मेट बताया था, उसका बात किया था क्रिप्स मिशन ने किया था। संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव मतलब निर्वाचित संविधान, ठीक है ना। और जो संविधान सभा का गठन होता है वो होता है आपको कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, तो इस चीज़ को याद रखना है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर था 1 सदस्य। और भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 10 लाख की जनसंख्या थी और सदस्यों का चुनाव जो है विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। अब जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है तो उसमें कौन कौन क्या थे इसको देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध एवं विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ये अंतरिम सरकार की बात की जा रही है। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हो गया था, ठीक है ना। और देख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे आपको खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति थे। जगजीवन राम उस समय श्रम थे। ये सब के सब अंतरिम सरकार की बात की जा रही है। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा के थे। और उसके बाद आप देखिए लियाकत अली खां ये वित्त थे। और सी राजगोपालाचार्य जी शिक्षा और कला थे। ये सब के सब कौन थे? अंतरिम सरकार के थे। अब आ जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। आपको पता है कि दिल्ली में हुई थी। और भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। फर्स्ट ड्राफ्ट जो है BN राव के द्वारा किया गया था। 9 दिसंबर को पहली बार हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष देखिए राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को फिर बाद में जाकर के एक्सेप्ट किया जाता है, उसका भी डेट पूछता है, वो भी आएगा आपको आगे में। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? देख लीजिए यहाँ पर आगे आपको 13 दिसंबर को पेश होता है और स्वीकृत कब कर लिया जाता है? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पेश होता है और 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और समय कितना लगता है? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगता है। और देखिए भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। फर्स्ट ड्राफ्ट भी इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। और संवैधानिक सलाहकार की बात कीजिएगा तब भी आपको BN राव ही हो जाएंगे, ठीक है ना। और भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष ने की थी, ठीक है ना। और भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और यह कब लागू हुआ था पूर्णतः? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी के उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष 1950 के बाद हम लोग क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए संविधान सभा के बारे में कुछ देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। 11 दिसंबर को चुन लिया गया था। और संविधान सभा निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। और 26 जनवरी 1949 को जो है संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था, यानी कि एग्जीक्यूट कर दिया था। हम 26 नवंबर 1949 को पढ़ते हैं ना, अंगीकृत करते हैं और 26 जनवरी 1950 को लागू कर देते हैं। तो चलिए इसका डेट आप समझ लिए। 9 दिसंबर को पहली बार बैठक होता है। 11 दिसंबर को जो है राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। 13 दिसंबर से विधिवत कार्रवाई शुरू होती है और 13 दिसंबर 1946 को ही आपको उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसे 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर 26 जनवरी 1949 को इसे अंगीकृत किया जाता है और एग्जीक्यूट लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 से। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया है।
हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है, यानी कि ये डुअल लिखा गया था, हिंदी में अलग और अंग्रेजी में लिखा गया था। और साथ ही साथ सभी सदस्यों ने इन प्रतियों पर हस्ताक्षर भी किए हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बेसिकली कन्फ्यूजन होता है कि हिंदी में लिखा गया था मूल संविधान या इंग्लिश में लिखा गया था, नहीं, यहाँ पे दोनों ही भाषाओं में लिखा गया था मूल प्रति, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और सभी सदस्यों का जो संविधान सभा के सदस्य थे सबका इस पर हस्ताक्षर भी है। अगला देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का सरकार द्वारा जो स्तंभ राष्ट्रीय है, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। जनगण मन को 24 जनवरी को, 2 दिन पहले ही कर लिया जाता है, जबकि आपको राष्ट्रीय चिन्ह को आपको 26 जनवरी 1950 को। और देख लीजिए झंडा को तो आपको पता था कि 22 जुलाई, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को कर लिया गया था। चलिए ये तो हो गया कुछ। अब देख लीजिए संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संवैधानिक सलाहकार की बात कीजिएगा तब BN राव हो जाएगा। और सलाहकार समिति, संविधान सभा के सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे हो रहे हैं। और संवैधानिक सलाहकार यहाँ पे देख लीजिए तो हो जाएंगे आपको BN राव हो जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए BN राव संविधान के जो हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे है ना संवैधानिक सलाहकार, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो सर BN राव हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए वल्लभ भाई पटेल के बारे में संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रमुख समिति एवं उसके अध्यक्ष देख लीजिए संघ शक्ति समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके संघीय संविधान समिति जितने भी संघ वाले हो जाएंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रांत वाला हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, अध्यक्ष की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति के हो जाएंगे, प्रक्रिया नियमन समिति के हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। राज्यों के लिए समिति, फिर राज्यों की बात कीजिएगा, संघीय और राज्य दोनों के लिए बात आप कीजिएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएंगे। प्रक्रिया समिति हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये भी हो गया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। संविधान सभा के कार्यों के संबंधित अध्यक्ष कौन थे, देखिए संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर। ये एक अलग क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कार्य, मतलब ऑल इन ऑल बताया जा रहा है, ठीक है ना, वर्किंग कमेटी, तो GV मावलंकर हो जाएंगे। और जब संविधान सभा के किसी एक टॉपिक का, जैसे कि संघ शक्ति समिति, तो उसके लिए या फिर प्रक्रिया समिति, तो उसका अलग अलग नाम यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जैसे ही बोले संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो GV मावलंकर हो जाएंगे। अब देख लीजिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KN मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव आए, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदातुल्लाह तथा DP खेतान, बाद में इसके स्थान पर TT कृष्णचार्य आए। अच्छा, ये सवाल आपको बिहार SI PT में आपको 2446 में पूछा जा चुका था, ठीक है ना, और BPSC से लेकर के रेलवे बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये सवाल भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। और BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था, पहले बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से लेकर के 50 तक, पहले जो है आपको बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था 1946 से लेकर के 47 तक, बाद में आपको बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 से लेकर के 50 तक, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब देख लीजिए संविधान सभा के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, यानी कि आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से प्रोविजन है संविधान सभा का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल राइट्स का विचार किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है कि स्वर्ण संघ समिति रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधक तत्वों की संकल्पना किस देश से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आयरलैंड से, ठीक है ना। राज्य के नीति निषेधक तत्व का जो संकल्पना हो जाएगा वो आयरलैंड से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो सिद्धांत है किससे लिया गया था, तो फ्रांस से लिया गया है। आप पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारतीय को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, तो उसको में जो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व है वो फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में तब देखेंगे जो भारत का संविधान है और जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें जो बेसिक अंतर है यही न्यायिक पुनरावलोकन का ही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा
सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। ठीक है, अब इसको ही समझाते हैं हम। अमेरिका संविधान के समतुल्य इसको बता दिया गया है, लेकिन ब्रिटेन के संविधान के समतुल्य क्यों नहीं बताया गया, जबकि मैक्सिमम चीज़ हम ब्रिटेन के थ्रू ही आए हैं, ब्रिटेन के थ्रू ही लिए हैं। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या है कि जो भी महारानी या क्राउन बोलती है वही संविधान बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन लिखित संविधान भारत ने अपनाया है, जो कि किसके समतुल्य है, अमेरिका के समतुल्य है। इसीलिए भारत का जो है संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन जो है का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। 2446 ऐसा है, 2446 बिहार ऐसा है, 2446 मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया था, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया था, तो जर्मनी के बीमर संविधान से। और शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संगठनात्मक व्यवस्था का जो है कहाँ से लिया गया था, तो कनाडा से लिया गया था। भारत में संविधान में निम्नलिखित सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, ठीक है ना। और विधि का शासन हो जाएगा तब हो जाएगा इंग्लैंड से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो जाएगा तब आपको जापान से हो जाएगा। और देख लीजिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है, तो यहाँ पर रूस से लिया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब सवाल है, ठीक है ना। अक्सर इतने सवाल आपको एक किसी बुक में मिलते नहीं है, नॉर्मली जो नॉर्मल बुक होते हैं, तो यहाँ पर आपको सबका कलेक्शन है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है ना। रूस से आपको प्रस्तावना देखिए और अक्सर सवाल पूछते हैं बहुत सारे विद्यार्थी कि संविधान में किन किन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो शुरू से संविधान का जो स्रोत है, जो संविधान की उद्देशिका है, जो उसका मूल अधिकार है, नीति निषेधत्व है, इन सब को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 50 से 60% क्वेश्चन ऐसे ही कहीं पर भी आपको बन जाएंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए जो संविधान का प्रस्तावना है वहाँ पे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ठीक है। और देख लेते हैं भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है कि संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है, तो ब्रिटेन से आधारित है। अगला देख लेते हैं कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रावधानों से लिया गया है, तो मूल अधिकार आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब आइए देश और वहाँ के प्रावधान को हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले देख लेते हैं क्या क्या प्रावधान लिया गया है यहाँ पे। तो प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, पहला जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपुल ऑफ अमेरिका वाला जो है वहाँ से लिया गया है। मूल अधिकार लिए गए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग ये भी यूएसए से लिया गया है। जनहित याचिका, ठीक है ना, पीएन भगवती के समय में ये आया था, सॉरी जनहित याचिका, हाँ। और उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया भी आपको यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, विधि का शासन, यहीं बनेगा ना, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तब जापान से हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है ना, उच्च सदन निम्न सदन। विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब के सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यही आपको 2446 में इसमें पूछा जा चुका है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी आपको पूछा जा चुका है, ठीक है ना। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल वाला हो जाएगा कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्यायालय कहाँ से, तो कनाडा से लिया गया है। जबकि उच्च न्यायालय के मतलब कि यहाँ पे देख लीजिए क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना और सर्वोच्च न्यायालय का स्वतंत्र न्यायपालिका ये यूएसए से लिया गया है। लेकिन वहीं पे आपको जो है आपका उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्यायालय कहाँ से, कनाडा से लिया गया है। संगठनात्मक विशेषताएं, फेडरल जो मतलब कि इसका जो इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ये जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, तो वो सब आपको कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है ना। प्रस्तावना की भाषा, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टेबल, आपको यहाँ से आपको मे भी सवाल पूछते, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो राज्य के निदेशक तत्व, ठीक है ना, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते थे। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन यहाँ से लिया गया आयरलैंड से, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली वो लिया गया है आपको दक्षिण अफ्रीका से। अब फ्रांस से देख लीजिए
तंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। अब देखिए रूस से क्या क्या लिया गया है, मूल कर्तव्य लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है, ये भी आपको कहाँ से लिया गया है, रूस से ही लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जिसकी बात होती है। जर्मनी से आपको आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जो बीमर जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि निलंबन होता है वहाँ पे मूल अधिकारों का। और जापान से क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपको जापान से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप देख लीजिए भारतीय संविधान में विधान निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। इसको भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। आप देखिए भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग कौन कौन से हैं, इसको हम लोग जरा देखते हैं। इसको थोड़ा सा लंबा में देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ये जो भाग है ना, ये भाग देख लीजिए, आपको टोटल जो 22 भाग है ना, इससे भी कई बार सवाल डायरेक्ट पूछ देते हैं कि कौन से भाग में किस किस का संबंध है और कौन से भाग का अनुच्छेद क्या क्या है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। आपको पता है कि 22 भाग है यहाँ पे वर्तमान में। तो पहला जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, 1 से 4 तक है, ठीक है। दूसरा नागरिकता है, सिटीजनशिप, 5 से 11 अनुच्छेद है। मूल अधिकार भाग 3, 12 से 35। उसके बाद जो चौथा है राज्य के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे 36 से 51। और फिर आपको हो जाएंगे 4 के क हो जाएंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये हो जाएंगे 51 के क में हो जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए पाँचवा, यहाँ से शुरू करते हैं। पाँचवा जो भाग हो जाएगा, भाग 5, वो संघ हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, 52 से 51 तक हो जाएगा। 52 में आपको पता है राष्ट्रपति होगा। और उसके बाद 151 तक आपको जाएगा कहाँ, संघ जाएगा। संघ के बाद क्या आएगा, भाग 6 राज्य आएगा, यानी कि 152 से लेकर के 237 तक। याद रखिएगा, पहला 5वां में संघ आएगा, फिर 6ठा भाग में आएगा राज्य आएगा, 152 से लेकर 237 तक। 7वां भाग आएगा पहली अनुसूची में भाग ख के राज्य संविधान, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निर्सित, ठीक है ना। 238 निर्सित, इसको जो है निर्सित कर दिया गया है, ठीक है ना, भाग 7 में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए भाग 8 में क्या है, तो केंद्र शासित प्रदेश, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 239 से लेकर के 242 तक ये आपको केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में पंचायतें आ जाती हैं, 243 से लेकर 243 के 9 तक आ जाएंगी। 9 के क में आपको नगर पालिकाएँ आ जाएंगी, 243 के त से लेकर 243 के य 9 तक, ठीक है। उसके बाद 9 के ख में आपको सहकारी समितियां आ जाएंगी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएंगी। ये 243 के य ज से लेकर के 243 के य 9 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सहकारी समिति का संबंध किससे है, तो 9 के ख में, भाग 9 के ख में, ठीक है ना। 243 य ज से लेकर के 243 के य 9 तक। अगला देख लीजिए अनुसूचित। अब 10 में आइए, भाग 10 में हो जाएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल्स एरिया, 244 से लेकर 244 का क, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। तो भाग 10 में आ जाएगा। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, अक्सर ये भी पूछा जाता है। भाग 11 हो जाएगा 245 से लेकर के 263 तक। कभी कभी या तो आपको ये अनुच्छेद पूछ देता है, किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य संबंध है, 245 से लेकर 263, या फिर कौन सा भाग होता है, तो भाग 11वां हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। भाग 12वां क्या होता है, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं बाद, ये हो जाएगा 264 से लेकर के 300 के ए तक आ जाएगा, ठीक है ना, 12वां, ठीक है, भाग 12। उसके बाद भाग 13 क्या हो जाएगा, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, भाग 13 हो जाएगा, 301 से लेकर के 307। 14 क्या हो जाएगा, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर के 323 होगा भाग 14, ठीक है। उसके बाद अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स जितने भी होते हैं उसके बात कीजिएगा, तो 243 के क, 223 के क और 223 का ख, यानी कि भाग ये हो जाएगा आपको 14 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। भाग 14 तो हो जाएगा आपको संघ और राज्य की अधीन सेवाएं हो जाएंगी, ठीक है, 308 से लेकर के 323। और 14 का ए हो जाएगा आपको अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल्स जितने भी होंगे वो 323 के क से लेकर के 323 का ख हो जाएगा। उसके बाद भाग 15 आपको पता है कि निर्वाचन हो जाता है, 324 से लेकर के 329 का क हो जाता है। उसके बाद भाग 16 हो जाता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हो जाते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, आंग्ल भारतीय, यानी कि 323 से लेकर के 342 तक। आपको पता है ना कि जैसे लोकसभा में आंग्ल समुदाय, तो लोकसभा में एससी, लोकसभा में एसटी, इस तरह से जो बातें होती हैं वो भाग 16 के ही बात करती है कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हो जाता है 330 से लेकर के 342 के बीच में। उसके बाद देख लीजिए राजभाषा कहाँ पर आ जाता है, तो 17 हो जाता है, भाग 17, 343 से लेकर के 351 तक हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपात उपबंध, भाग 18 में आ जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजन 352 से लेकर के 360, पहला राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राज्यपाल, उसके बाद वित्तीय आपातकाल। उसके बाद प्रकीर्णन, ठीक है ना, मिसलेनियस प्रकीर्णन कहाँ पर आ जाएगा, तो भाग 19 में आ जाएगा आपको 361 से लेकर के 367 के
बीच में। और संविधान संशोधन भाग 20 में आ जाता है 368, एक ही इसका अनुच्छेद है संविधान संशोधन। और फिर भाग 21 क्या आता है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध हो जाएंगे 359 से लेकर के 392। और भाग 22 क्या हो जाएगा, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से लेकर के 395। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जितना भाग है वो भी और जो इसका अनुच्छेद जहाँ से जहाँ तक है। इससे आपको अक्सर 102 क्वेश्चंस हर एक एग्जामिनेशन में पूछने जाते हैं, ठीक है ना, तो इसको याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की भाग 11 के अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। संविधान सभा के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। और अभी आपने पढ़ा है ना भाग 11 संघ राज्य संबंध, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए भाग 11 संघ राज्य संबंध 245 से 263, इसको कंटेस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। वीडियो लंबा हो उससे घबराना नहीं है, आपको आराम से इसको स्पीड में करके देख लीजिएगा, लेकिन इसको हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आज खत्म कर दें पूरे संविधान को। अगला देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं। 12 अनुसूची है ना, शुरू में कितना था, 8 अनुसूची था, लेकिन बाद में अभी 12 हो गया है, 4 अनुसूची बढ़ा है। भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है, तो प्रथम अनुसूची में है। उसके बाद देख लीजिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करता है। भारत संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से के माध्यम से जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1991 में इसी में जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची में, ठीक है ना, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। और देख लीजिए भारत संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। देखिए यहाँ पर भी भारत संविधान के किस अनुसूची में संविधान विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ये 5वीं अनुसूची हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अनुसूचियों का विवरण दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है, 7वीं अनुसूची में। और राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया, तो 9वीं अनुसूची में। आपको पता है ना कि जो भी लैंड्स वाला था उस पर मतलब कि 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, मतलब कि ये माना जा रहा था पहले कि अब 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, तो उस पर कोई भी जो है उसका जो है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, लेकिन बाद में इस अवधारणा को तोड़ दिया गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया, इसे दल बदल अधिनियम भी कहते हैं। आपको हमेशा पढ़ते हैं कि 1985 10वां संविधान संशोधन 10वां अनुसूची यानी कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 51वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें सुधार भी किया गया था। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दिया गया है। और 8वीं अनुसूची क्या है, तो आपको पता है कि राज्य की भाषाओं से संबंधित है। आइए यहां पर भी हम लोग देखते हैं, पहला अनुसूची जो है राज्य संघ और राज्य क्षेत्र होते हैं, यूनियन टेरिटरी एवं नाम एवं सीमाएं होते हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण महालेखाकार परीक्षक, पदाधिकारी के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 59(3) से शुरू होता है, उसके बाद 221 तक जाता है। तीसरी अनुसूची संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य के चुनाव प्रणाली, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ वगैरह होता है। अनुच्छेद 75(4) से शुरू होता है, 219 तक यहाँ पे जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए चौथी अनुसूची राज्य और संघ क्षेत्रों के राज्यसभा का सीट आवंटन कहाँ कहाँ किया जाएगा वो बताता है चौथी अनुसूची। अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद जो है 4(1) और 80(2), ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु जो है प्रावधान है, अनुच्छेद 344 का 1 हो जाएगा। 6ठी अनुसूची 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। वहीं 6ठी अनुसूची जो है 4 राज्यों के संबंध में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध है, अनुच्छेद 244 के 2 और 275 के 1 हो जाएगा। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अनुच्छेद 246 में है ये, ठीक है ना। उसके बाद 8वीं अनुसूची जो है संग्रह सूची का बाद जो है 246 के अंतर्गत हो जाता है। 8वीं अनुसूची जो हो जाएगा संविधान में जो है 22 गो भाषा है उसके अनुसार, यानी कि 343 के 1 से लेकर के 351। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन संबंधित अधिनियम, नियम विनियमन आदि इन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें शामिल किया गया था, यानी कि 31 के ख में, ठीक है ना, इसको रखा गया है अनुच्छेद में। अगला देख लेते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम, ठीक है ना। अनुच्छेद 102 के 2 और 191 के 2 दल बदल अधिनियम, ठीक है ना। 102 का 2 हो जाएगा आपको शायद विधान लोकसभा में, और 191 का 2 हो जाएगा आपको विधानमंडल में, ठीक है ना, दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण, 243 का 6 है यहाँ पे।
और नगर पालिकाएँ 12वीं अनुसूची हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 243 का ब, 6 और ब, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को 1967 के साथ जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन में। अब आ जाते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको हम लोग जरा देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया डेट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया लिख के ही छोड़ दिया गया है, भारत लिख के छोड़ा, दोनों शब्द का वहाँ पे किया गया है, इंडिया डेट इज़ भारत। भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। देखते हैं ना आप लोग, जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, सब पर जो होता है, राज्य की बात कीजिएगा तो राज्य विधानमंडल का, और केंद्र की बात कीजिएगा तो जो संसद है उसका नियंत्रण होता है। तो वही बताता है कि संसदात्मक व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, और इससे भी आपको काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है, जिसको अप्लाइड क्वेश्चन बोलते हैं। अध्यात्मकता शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका, ठीक है ना। अध्यक्षात्मक कहाँ पर है? तो आपको यूएसए वगैरह में हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, भारत के संसदीय प्रणाली में ब्रिटेन की संसद शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? न्यायिक समीक्षा, यही मुख्य बिंदु है, ठीक है ना। और दूसरा तो वहाँ का ब्रिटेन का जो है लिखित संविधान है ही नहीं, तो उसका समीक्षा क्या किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे समीक्षा किया जाता है भारत में। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किस के निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे जो आपका भारत का संविधान का मूल्य क्या क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, भातृत्व है, संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्र है। ये भारतीय संविधान का मूल है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा। नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों के संविधान की आत्मा किसने कहा है? देख लीजिए, नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा दोनों को किसने कहा है? तो ग्रेवनील ऑस्टिन, ये काफ़ी फेमस है, जो आपको वक्तव्य हो जाते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का समय कितना है? तो आपको 52 सेकंड हो जाएगा। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग, लॉयर्स पैराडाइज कहा जाता है। आपको पता है ना कि इसका जितना जटिलता है, कभी कभी जो कानून होते हैं उसका गलत व्याख्या करके लोगों को बेल दिलवा दिया जाता है, और जो एक्चुअल होते हैं वो मतलब कि सही पूंजी के अभाव में, सही लॉयर के अभाव में बरसों तक जेल में सड़े रहते हैं। तो यही बोला जाता है कि भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। और नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ग्रेवनील ऑस्टिन ने कहा गया है। इन सब विचारों को याद रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, क्या है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? तो केसी हुइयर। संतुलन की बात कीजिएगा तो केसी हुइयर हो जाएगा। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है, ठीक है ना। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, किसने कहा था? तो ये भी केसी हुइयर ने कहा था। केसी हुइयर ने 2 स्टेटमेंट दिया, अर्ध संघात्मक राज्य और आपको संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान में वृहत होने का कारण क्या है? संघ और राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों की भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? आइवर जेनसिंग का, ठीक है ना। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम आंका है, किसने कहा है? तो ये कहा है आइवर जेनसिंग का, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख क्या होता है? जनता होता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हों तो संविधान भी बुरा होता है, ये किसने कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, किसने कहा है? तो ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। भारतीय संघवाद की सहकारी संघवाद किसने कहा है? ये भी आपको ग्रेवनील ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेवनील ऑस्टिन आपको देख लीजिए, सहकारी संघवाद बोलते हैं। ग्रेवनील ऑस्टिन क्या बोलते हैं? तो नीति निदेशक तत्व को और मूल अधिकारी को संविधान की आत्मा बोलते हैं। ये सब आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद देख लीजिए, ये कहाँ पर होता है? तो यूएस वगैरह में होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकारी को 15 वर्ष करने के लिए स्थगित करने की बात 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। देख लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, ठीक है ना। आपको पता नहीं, वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष था, फिर उसको 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया था। तो ये जो वयस्क मताधिकार है ना, इसको बोला गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कि स्वतंत्रता के बाद जब आप संविधान लागू होगा तो 15 वर्ष के लिए आप इसको स्थगित कर दीजिए। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत के राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कौन है? बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। और राष्ट्रीय ध्वज के चक्र कितने हैं? तो 24 को चक्र है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि
आर बम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय संविधान एक जो है परिसंघनात्मक संविधान है। तो ये भी देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय का भी यहाँ पे स्टेटमेंट देख लीजिए, जो है AR बम्बई जो 1994 में आया था उसमें कहा गया था कि ये परिसंघनात्मक संविधान है। अगला देख लीजिए कि 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय हैं, 7th शेड्यूल के जो प्रमुख विषय हैं उसके बारे में यहाँ पे कुछ कुछ बताया गया है। देख लीजिए यहाँ के भारत संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन किस विषय का है? तो संवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले संविधान के किस विषय में आते हैं? तो संवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा किस में आता है? संवर्ती सूची में। लेकिन जनगणना की बात कीजिएगा तो वो केंद्रीय सूची में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए भूमि सुधार किस सूची का अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे किस सूची के अंतर्गत आता है? रेलवे पुलिस एक होता है आपको जो रेलवे पुलिस फोर्स होता है और एक होता है आपको केंद्र वाला। तो रेलवे में होता है जो स्टेट रेलवे होता है वो कहाँ पर आ जाता है? तो राज्य सूची में आ जाता है, ठीक है ना। और इस बार भी 2446 में बहुत सारे गए हैं रेलवे पुलिस में गए हैं तो वो राज्य सूची में आ जाएगा, ठीक है। एक होता है RPF होता है और एक होता है आपको मतलब कि एक वो RPF होता है, रेलवे पुलिस फोर्स होता है, और एक आपको होता है स्टेट वाला होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो राज्य सूची में है। पंचायती राज किस अनुसूची में है? तो राज्य सूची में हो जाएगा। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के 3 में सम्मिलित है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं सूची 3 यानी कि संवर्ती सूची में, ठीक है ना। और दंड प्रक्रिया भी भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में यानी कि सूची 3 यानी कि संवर्ती सूची हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। यहाँ पे देख लीजिए शिक्षा, ये भी पूछ सकता है कि शिक्षा को तो आप हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में संवर्ती सूची में डाला गया है, लेकिन मूलतः ये क्या था? तो ये राज्य सूची का विषय था शिक्षा, ठीक है ना। बाद में उसको संवर्ती सूची में डाला गया है। अब देखिए तीनों सूचियों के प्रमुख विषय क्या क्या है इसको भी हम लोग जुड़ा देख लेते हैं। संघ सूची के, राज्य सूची के और संवर्ती सूची के कुछ जो हैं। संघ सूची में आपको प्रतिरक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, नागरिकता हो गया। आइए इसको जरा हम लोग जूमिंग करके देख लेते हैं। प्रतिरक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, नागरिकता हो गया, डाक संचार हो गया, निगम कर सेवा हो गया, युद्ध शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क हो गया, बीमा प्रत्यर्पण हो गया, शेयर बाजार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार हो गया। प्रत्यर्पण आप समझते हैं कि जैसे आपको नीरव मोदी यहाँ से भाग गए, ठीक है ना, किसी देश में, तो उस देश से वापस लाना है तो प्रत्यर्पण, ये भी मतलब केंद्र सूची का बात हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संधि करार हो गया, रेलवे हो गया, मुद्रा रिजर्व बैंक हो गया, समुद्री व हवाई मार्ग हो गया, विदेशी ऋण हो गया, लॉटरी, आयकर हो गया, जनगणना हो गया। अभी बताया मैंने जनगणना है, बाकी जनगणना के अलावा जितने हो जाएंगे वो सब संपत्ति में आ जाएंगे। डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ये सब यहाँ पर हो जाएंगे तो संघ सूची में हो जाएंगे। अब आइए यहाँ पे राज्य सूची के विषय देख लेते हैं। लोक स्वास्थ्य हो गया, पुलिस हो गया, रेल और ग्रामीण पुलिस, ठीक है ना। ग्रामीण पुलिस से तो हो गया, कारागार हो गया, भूमि हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, प्रादेशिक लोक सेवा हो गया यानी कि BPSC वगैरह हो गया, लोक सेवा हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, बाजार में मेले होंगे, सट्टा, बेटिंग और जुआ, ठीक है ना, ये सब हो गया। राज्य सूची के अंदर हो गया। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क हो गया, पशुपालन सिंचाई होगा, कृषि आय पर कर हो गया, गैस हो गया, जो गैस वगैरह होता है, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व पर आकलन लगाना, भूमि से जो भी है, ठीक है ना, विद्युत पर कर हो गया, पथ कर हो गया, टोल टैक्स हो गया, प्रति व्यक्ति कर हो गया, कैपिटलाइजेशन टैक्स हो गया, विलासिता की जो भी वस्तुएं हैं, कार, फ्रिज, ये सब जितनी भी हैं उस पर आपको राज्य के अंतर्गत देना पड़ता है। अब देख ले संपत्ति सूची में क्या हो गया? दंड विधि प्रक्रिया हो गया, ठीक है ना, दंड विधि प्रक्रिया हो गया, क्योंकि कुछ स्टेट्स अपने भी कानून बनाते हैं, कुछ आपको राज्य सरकार के होते हैं, ठीक है ना। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं होंगे, जितने भी शिक्षा होंगे, वन हो गए, विवाह एवं विवाह विच्छेद हो गया, कारखाने, मजदूर संघ हो गए, सिर्फ संपत्ति सूची के होंगे, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण हो गया, जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन, जनगणना आपको केंद्र का, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन संपत्ति का, न्याय प्रशासन संपत्ति का, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण संवर्ती का, विद्युत और संवर्ती का, बाट माप हो गया आपको संवर्ती का। देखिए विद्युत पर टैक्स कहाँ पर आ जाएगा? राज्य में, लेकिन विद्युत हो गया संवर्ती का। देख लीजिए विद्युत पर कर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राज्य सूची का, लेकिन आपको सीधे विद्युत की बात कीजिएगा तो वो संवर्ती सूची का बात हो जाएगा, ठीक है ना। बाट माप यानी कि नाप तौल, ये सब भी आपको संवर्ती का हो गया। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, ये भी संवर्ती का हो गया। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय, ये भी आपको संवर्ती का हो गया। स्वच्छता और औषधालय, ये भी संवर्ती का हो गया। औद्योगिक विवाद संवर्ती का हो गया। उत्तराधिकार संवर्ती सूची का हो गया। विधि वृत्ति, चिकित्साएं वृत्ति, ये भी संवर्ती का हो गया। कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, ये भी आपको संवर्ती का हो गया। तो काफी महत्वपूर्ण है। अब देख लीजिए वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है ना। तो संवर्ती सूची में कम विषय हैं, राज्य सूची में, संवर्ती सूची में 52 है, फिर राज्य सूची में 51 हो जाएंगे और संघ सूची में 100 विषय हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। उद्देशिका, अब आगे हम लोग प्रेम्बल उद्देशिका पर आ गए। पहले इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसको यदि आप याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी होगी आपको इस पर बेस्ड सवालों को सॉल्व करने में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्वारा
जो है संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करते हैं। अब इसमें देख लीजिए जितने भी ग्रीन से हैं, जो भी चीज़ ग्रीन से हैं सब के सब महत्वपूर्ण है, और हर एक एक का जहाँ जहाँ ग्रीन है सब का जो है आपको एक्सप्लानेशन किया जाता है, चाहे वो पीटी में उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मेंस में इसका एक्सप्लानेशन किया जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। भारत संविधान का कौन सा भाग भारत को धर्मनिरपेक्ष रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं हो। केशवानंदन भारती विवाद 1973 में काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान संबंधित विचार। उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा, और ए.एन. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ए.एन. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। के एम मुंशी ने इसको बोला है राजनीतिक जनपत्री, और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा। ठाकुरदास भार्गव संविधान की आत्मा, ए.एम. पालकीवाला संविधान का परिचय पत्र, और के एम मुंशी क्या बोलते हैं, तो राजनीतिक जनपत्री बोलते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। भारत एक गणतंत्र है, और इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आइए देख लीजिए भारत के संदर्भ में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या भाग है, मतलब कि भारत में राज्य में कोई भी पंथ धर्म नहीं है, अपना कोई भी इसका अपना एक पंथ धर्म नहीं है, यहाँ पर सब लोग रह सकते हैं। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 1917 के रूस के क्रांति से। उच्चतम न्यायालय के किस बाब में यह धारणा प्रस्तुत की गई कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। A.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, 1994 था ना शायद, और इसी में कहा गया है, ठीक है ना। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, ठीक है ना। लोक कल्याण शब्द संविधान के उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है ना। अनुच्छेद 38, ठीक है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका संशोधन किया था, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों का रूपरेखा की गई है उनका विस्तार कहाँ है, मूल अधिकारों में, राज्य के नीतिक सिद्धांत में, और मौलिक कर्तव्यों में, ठीक है ना। संविधान तो एक चलिए पूरे मतलब जो उद्देशिका है, इनकी प्रस्तावना है जो संविधान का आत्मा हो गया, और उसमें जो है इन तीनों का समाहित अलग अलग से कहाँ फिर किया गया था। कुछ को मूल अधिकार में समायोजित किया गया था, कुछ को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और कुछ को मौलिक कर्तव्यों में समाहित किया गया था, ठीक है ना। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता, ठीक है। समाजवादी अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन में। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्र किसने कहा है, तो के एम मुंशी ने कहा है, ठीक है ना। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय का यह मत किसमें था, तो पहला बेरूबाड़ी में बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, फिर 1973 के जो है केशवानंद में इसको मान लिया गया था। संविधान निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक स्वप्नों का विचार है। कौन बोले थे, तो सर अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। अब देख लीजिए गोलकनाथ बन्ना पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हदतुल्ला ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा जो है कहा है। यहाँ पर भी गोलकनाथ बन्ना बनाम पंजाब, ठीक है ना, इसमें कहा है कि न्यायमूर्ति एम हदतुल्ला ने कहा है कि उद्देशिका जो है संविधान की मूल आत्मा है, संविधान की मूल आत्मा है। चलिए आप देखिए संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 1 का 3 भारत के राज्य के क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र को शामिल किया गया है। राज्यों का क्षेत्र ऐसे राज्य या क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि देखिए अनुच्छेद 1 में जो है 1 के 3 में भारत राज्य क्षेत्र कहते हैं 3 बात का उल्लेख किया है। पहला है राज्यों का क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, और ऐसे राज्य जो अर्जित किए जाएंगे, मतलब मान लीजिए कि भारत कल के डेट में पीओके को मिला लेता है तो वो ऑटोमेटिकली भारत का अंग बन जाएगा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को। संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ होगा। भारत के कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में 28 और 8 हैं, ठीक है ना। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हैं, तो आपको 20 सीटें हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोग देखते चलते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, संसद को। राज्यों के पुनर्गठन के संबंधित फजल आली आयोग का गठन कब किया गया था, 1953 में, बहुत महत्वपूर्ण है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का बनाए थे, 14 और 6, ठीक है ना। सिक्किम भारत का अंग बना था 36वां संविधान संशोधन 1975 में। 35वां में क्या हुआ था, इसको सहराज्य का दर्जा दिया गया था, और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत में
में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। और जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्रक पर राजा हरि सिंह के और पाकिस्तान सेना में कबायली के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको शामिल किया गया था। आइए इसको हम लोग एक एक करके पहले देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग संघ एवं राज्यों के क्षेत्र संबंधित अनुच्छेद। पहला हो जाएगा एक, अनुच्छेद 1 बोल रहा है संघ एवं क्षेत्र का नाम। दूसरा बोलता है नए राज्यों का, ये अनुच्छेद की बात, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो अनुच्छेद 1 बोलता है संघ और राज्य का नाम, संघ के क्षेत्रों का नाम। नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना पर संसद का अधिकार। नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 बोलता है, ठीक है ना। नए राज्यों के प्रवेश अनुच्छेद 2 बोलता है। पहला तो बोलता है संघ और उसका नाम बोलता है। और 4 क्या बोलता है? 2 एवं 3 में, 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची में पूरक, अनुषंगी एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। अब यहाँ पे ये देख लें, पहले के विशेष राज्यों के दर्जा असम को 1969 में, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मेघालय को 1972 में, सिक्किम को 1975-76 में, अरुणाचल प्रदेश को 86-87 में, ठीक है ना, नागालैंड को 1969 में, मणिपुर को 1972 में, और त्रिपुरा को 1972 में, और मिजोरम को 1986-87 में, यानी कि पहले के विशेष राज्यों को दर्जा, ठीक है ना। अब देख लीजिए क्षेत्रीय परिषद, जोनल जो काउंसिल होता है वो कहाँ कहाँ है? तो देख लीजिए उत्तर परिषद का मतलब 5 को जोनल जो कमीशन है, तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय परिषद में आपको नई दिल्ली में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ हो जाएगा। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। पूर्वीय क्षेत्र पर कलकत्ता में हो जाएगा। बिहार, झारखंड जो होगा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम हो जाएगा। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद आपको मुंबई में हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद आपको चेन्नई में हो जाएगा। 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया था और 56 में इसको पारित करवा लिया गया था। अब आइए भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए राजस्थान, इसका राजधानी जयपुर है। हिंदी इसकी भाषा है। 33 जिला है। इसका क्षेत्रफल इतना है। भारत के क्षेत्रफल का ये 10.41% है, ठीक है ना, राजस्थान। तो इसलिए ना बोला जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए मध्य प्रदेश आ जाता है। भोपाल है, हिंदी इसकी भाषा है। 52 को यहाँ पे जिला है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए 9.37% है। महाराष्ट्र, उसके बाद आता है बम्बई, मराठी है, 36 इसमें जिला है। अगला देख लेते हैं उत्तर प्रदेश, चौथा स्थान पर आता है। लखनऊ इसकी राजधानी है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7.18 इसके कुल क्षेत्रफल हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए बिहार का स्थान में 11वां है यहाँ पे। पटना जो है इसकी राजधानी है और हिंदी, और देख लीजिए इसका कुल जो है कितना है 2.86% है। आंध्र प्रदेश देख लीजिए हैदराबाद है, तेलुगु है इसका जो मतलब कि भाषा है। उसके बाद इसका 4.68% है। तो ये आपका सब कुछ है यहाँ पे कौन कौन सा। अंतिम स्थान देख लीजिए तेलंगाना आता है जो बना है। हैदराबाद तेलुगु उर्दू है और ये जो 3.40 इसका पूरा क्षेत्रफल है। तो ये क्रम नहीं दिया गया है बल्कि जैसे जैसे बना उस वजह से इसका जो यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लीजिए, आपको केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए चंडीगढ़ हो जाएगा आपको, चंडीगढ़ ही हो जाएगा। उसके बाद दादरा नगर हवेली का दमन हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली का आपको नई दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे जिलों की संख्या 11 है दिल्ली में। लक्षद्वीप का करावती हो जाएगा 1 जिला है। पौडीचेरी हो जाएगा 4 जिला है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर का जम्मू और कश्मीर 22 जिला है और लद्दाख का लेह हो जाएगा 2 जिला है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा जिला जो है कच्छ गुजरात 625 वर्ग किलोमीटर था। सबसे छोटा जिला जो है माहे पुदुचेरी है। अच्छा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन बीपीएससी में जो है 66वीं बीपीएससी में जो है बीपीएससी के ऑफिशियल में माना गया था, लेह को माना गया था, ठीक है ना। क्योंकि भारत ये मानती है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है या फिर जो आपका अक्साई चीन है वो भी उसी का हिस्सा है, ठीक है ना। तो उस सबको कंक्लूड करके वो मानती है, ठीक है ना। बाकी आपको बहुत जगह कच्छ गुजरात ही जाता है, लेकिन बीपीएससी ने लेह को माना था। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग क्या है। भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु जो है आपको 5 प्रकार है। पहला जन्म से है, वंशाधिकार से है, पंजीकरण से है, उसके बाद देशीकरण से है और भूमि अर्जन से। ये 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? तो एकल नागरिकता दी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, यानी देख ले 5, 1 2 3 4 5 6 को 1 2 3 4 5 6 यानी कि मुस्लिम को छोड़ करके नागरिकता प्रदान करती है। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो कभी ना कभी भारत के ही अंग थे, ठीक है ना, अभी अलग अलग हो गए हैं। भारतीय नागरिक को नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाती है?
पर्यावासन और वंचना के आधार पर। यहाँ पर देखिए 5 तरीका से नागरिकता प्रदान की जाती है और 3 तरीका से उसको वापस ले लिया जाता है। भारत के बाहर लगातार कितने वर्ष रहने वाले भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, तो 7 वर्ष तक अब लगातार रहते तो भारतीय नागरिकता आपको समाप्त कर दिया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, प्रति 2 वर्ष के समय अंतराल पर मनाया जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए नागरिकता के संबंध में कुछ अनुच्छेद है। संविधान लागू होने के समय जो है अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिक, अनुच्छेद 6 क्या बोलता है, आपको 5 से 11 तक का जो नागरिकता का प्रावधान है उसमें कौन सा अनुच्छेद जो है क्या क्या करता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए अनुच्छेद 5 बोलता है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत के प्रावधान करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता का अधिकार, यानी 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत आया है। 7 बोलता है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, ठीक है ना। 8 बोलता है भारतीय मूल के उन लोगों का नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। उसके बाद 9 बोलता है, 6 और 7 में एक बार स्पष्ट आप अंतर देखिए, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, ठीक है ना, माइग्रेट करके जो आए थे, और पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। उसके बाद जो स्वेच्छा से आ गए हैं वो। उसके बाद भारतीय मूल के उन लोगों का जो है नागरिकता अधिकार जो भारत से बाहर रह रहे हैं, अनुच्छेद 8 बोलता है। उसके बाद 9 बोलता है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसे भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, ये 9 बोलता है। 7 वर्ष आपको अभी बताया गया था। और नागरिकता संबंधी अधिकारों में निरंतरता 10 बोलता है। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिनियम का नियमन, ये 11 बोलता है। लक्ष्मी सिंघवी समिति जो है किससे संबंधित है, दोहरी नागरिकता समिति। लक्ष्मी मल सिंघवी दोहरी नागरिकता से है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों के धन जमा करने भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। और भारतीय मूल की व्यक्ति यानी कि जो है देख लिए भारतीय मूल की व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में कहीं खरीद सकता है, मतलब भारत में जो देखिए यहाँ पर इसको समझिए कि भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में कहीं खरीद सकता है कृषि भूमि, ठीक है ना, यानी कि कृषि भूमि लैंड खरीद सकता है, ठीक है ना। अब आइए इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे NRI क्या होता है, POI क्या होता है, OCI क्या होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग समझते हैं। NRI मतलब अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय क्या हुए उसको समझते हैं परिभाषा। भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और भारतीय पासपोर्ट धारक है, ये हो जाएगा अप्रवासी, NRI हो जाएगा, ठीक है ना। वो अभी उसकी नागरिकता भारत की है लेकिन वो बाहर निवास कर रहा है। भारतीय मूल के व्यक्ति क्यों होंगे, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा हो और वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता हो जिसका पासपोर्ट धारक है। मान लीजिए कि एक समय में वो भारत का नागरिक था अब, या उसका पूर्वज था, लेकिन अब वो किसी और देश का नागरिक हो गया, ठीक है ना, जैसे कमला हैरिस भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए। और विदेशी भारतीय नागरिक ऐसा व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1995 के कारण अधिकृत हो, यानी कि कोई भारतीय मतलब विदेशी जो है भारत का नागरिकता का अप्लाई किया है और उसको नागरिकता जो है मिल गई है, ठीक है ना, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो अलग अलग समझ में आ गया। और प्रवासी भारतीय क्या होंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति क्या होंगे और विदेशी भारतीय नागरिक क्या होंगे, इसको आपने समझ लिया। अब इसको समझ लीजिए नागरिकता का अर्हता क्या है, वे भारत के नागरिक हों, भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन किया हो, नागरिकता का अर्हता है। और संविधान लागू के होने के बाद या उसमें नागरिक था उस भूभाग का निवासी तो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना हो, ठीक है ना। अब लाभ क्या होंगे, जो अप्रवासी होंगे सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है ये लाभ प्राप्त होंगे, कोई इसको विशेष लाभ नहीं होगा भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है ना। अब जैसे कि कमला हैरिस वगैरह हो गई तो भारतीय मूल को उनको क्या कुछ नहीं लाभ नहीं प्राप्त होगा। और देख लीजिए यहाँ पर इसको क्या है, यानी कि विदेशी भारतीय नागरिक जो विदेश ही हैं और भारत के नागरिक बनते हैं, एक FRO व FRO वाले लाभ से पंजीकरण में छूट भारत के में कितनी अवधि तक के लिए ठहरने के लिए, ठीक है ना। अप्रवासी भारतीय को कोई वीज़ा नहीं चाहिए क्योंकि उसका पासपोर्ट भारत का ही है। भारतीय मूल के व्यक्ति को हाँ वीज़ा चाहिए और जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। जब जिसको किसी विदेशी को जैसे कि सद्दाम अदनान सामी को दे दिया गया है तो जीवन भर वो बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है ना। मताधिकार दे सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अप्रवासी भारतीय को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया है, भारतीय मूल के व्यक्ति को नहीं दिया गया है, ठीक है ना। विदेशी भारतीय मूल के नागरिक को भी यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग नहीं दिया गया है। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मूल अधिकार के बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत, ठीक है ना। उसके बाद देखिए संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में संवैधानिक प्रावधानों को जो है संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान की गई है, ठीक है ना। अनुच्छेद 13 जो है संवैधानिक प्रावधानों को संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान की गई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है ना। और भारतीय संविधान
संविधान का अनुच्छेद 13 के द्वारा मुख्य उद्देश्य जिसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है मौलिक अधिकारों का। ठीक है, तो जो संविधान की सर्वोच्चता तय की गई है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही तय की है। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों के द्वारा। और इसी के अंतर्गत जो है, मान लीजिए कि केंद्र बनाता है शासन कोई कानून और राज्य बनाता है, तो केंद्र का जो सर्वोच्च होगा वो भी 13 के ही अंतर्गत आ जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है विधि के समक्ष समता की बात करता है, इक्वल बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी 14। ठीक है ना, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद जो है अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जो समता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया जाता है। और देख लीजिए, भारत संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रख करके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16। ठीक है ना, अनुच्छेद 14 और 16 समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की क्षमता देता है? अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2। और यहाँ पे आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। और भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विचार किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 18 में। चलिए आगे देख लेते हैं, संवैधानिक उपबंध की बात यहाँ पे की जा रही है। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, दोनों की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर भी आपको सवाल मेंस में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है ना, विभिन्न तरह के मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद देख लीजिए, जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। आप ये बेसिकली नंबर से याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, 5 तरह के अधिकार जो हैं सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है ना, 15 हो गया जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता 16 बोलता है। अनुच्छेद 19 बोलता है वाक्य अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सशस्त्र सम्मेलन करना। अल्पसंख्यकों वर्गों के हित की रक्षा 29 बोलता है। और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश वगैरह बोलता है 29। ये सब आपको सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। और विदेशियों को भी कौन प्राप्त है? तो 14 प्राप्त है, 20 प्राप्त है, 21, 21A, 22, 23, 24 और 25, 26, 27, 28। ठीक है, अब देख लीजिए, संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत औपचारिकता का अंत है? अनुच्छेद 17। ठीक है ना, उसके बाद आप देखिए कि अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत बोलता है। और संविधान सभा के किस अनुच्छेद में वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात की जाती है? 19 में। और प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो लगता है कि आज जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो लाया जाएगा और इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।